Hello everyone, this is Dr. Vikas. So basically, today we will discuss about the abdominal distension and try to find out the multiple causes of abdominal distension. So let's start. So basically, abdominal distension के तीन मेन कॉजेज हैं, बावल डायलेशन, असाइटिस एंड अदर्स में और भी रिमेनिंग कॉजेज जो हैं वो इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं बावल डायलेशन, जो कि मोस्टली 85% कॉजेज होता है बावल डायलेशन के। इसके दो सब पार्ट हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस में जो मोस्ट कॉमन है वो एडेसेंस है, एंड दूसरा वल्वुलस, तीसरा मैलिग्नेंसी, चौथा हर्निएशन है। सो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा एडेसेंस है, वल्वुलस है, मैलिग्नेंसी कॉजेज क्या है, हर्निएशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है। तो बेसिकली हम एडिशंस के लिए हम पेशेंट से हिस्ट्री के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि एडिशंस के मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री होती है। तो हम पूछ सकते हैं कि अगर वुमेंस आ रही है कि पहले कोई LACS हुआ है क्या, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है या नहीं, या फिर कोई ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर जिसके थ्रू हमें एब्डोमेन के अंदर जाना पड़ा हो, लैब कोली इंक्लूडिंग भी है, या फिर वल्व। तो इस तरीके से हम एडिशंस को हम हिस्ट्री के बेसिस रूल आउट कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ LACS, एनी प्रीवियस सर्जरी। वल्वुलस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आपको पेल्विक या फिर एब्डोमेन के एक्सरे देख सकते हैं। एब्डोमेन एक्सरे से हमें पता चल जाएगा कि सिग्मॉइड वल्वुलस है या फिर कोलोनिक वल्वुलस है, किस टाइप का वल्वुलस है। मैलिग्नेंसी के लिए हम आपको ये वेट लॉस की हिस्ट्री वगैरह ले सकते हैं, कपड़े ढीले हो गए कि नहीं हो सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, ये सारी हिस्ट्री ले सकते हैं। हर्निएशन के लिए हम देख सकते हैं कि हर्निया किस किस जगह से आता है। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए कि बावल लूप जो हो, बावल की जो कंटिन्यूटी हो वो डिस्टर्ब हो। लाइक ये बावल आ रहा है पेरिस्टाल्सिस से फूड इस तरह माउथ से एनएस की ओर आ रहा है, ठीक है, एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो हमें चेक करना है कि कहीं पे भी बावल का डिस्ट्रक्शन हो, या फिर जो फॉरवर्ड पुशिंग का जो प्रोपल्सिव फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो, या फिर जिससे रुके, जिसकी वजह से ये जो बैकवर्ड में जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो, जिसकी वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हो, जिसकी वजह से डिस्टेंशन हो। जैसा कि बावल का जो खाना है बावल में वो आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होगा, पीछे की ओर इकट्ठा होता चला जाएगा। इस तरह की बावल है, अगर यहाँ पे फूड पास आगे नहीं हो रहा है तो पीछे इकट्ठा होता जाएगा, बावल डायलेट होगी, इससे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हर्निया की साइड क्या है। तो बेसिकली हम ये एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है, हम आपको एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो ये मान लीजिए एब्डोमेन है, ये जीफी स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम बोन है, ये आपका इलियक बोन आ रही है, यहाँ पे प्यूबिक बोन है। तो ये इंग्वाइनल कैनाल है, ये इंग्वाइनल कैनाल है, मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ये इंग्वाइनल कैनाल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर में आपकी मसल्स होती है, रेक्टस सीट मसल्स होती है। मैं एक क्लीन डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक ये रेक्टस मसल है, रेक्टर मसल्स है, हाफ में रेक्टस मसल्स बना रहा हूँ। ये स्टर्नम है, ये क्लेविकल है, ठीक है, ये इलियक बोन आ रही है, ये इंग्वाइनल कैनाल है, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल है, प्यूबिक बोन है, यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट है। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। ये जिफ स्टर्नम है, ठीक है, यहाँ पे होता है सबजिफॉइड। दूसरा है कि ये सुप्रामलाइकल, ये अम्लाइकस है, ठीक है, इंफ्रामलाइकस है, सुप्राप्यूबिक। तो ये 5 जो साइट हैं, जो 5 साइट है, यहाँ से फ्रंट लाइन मतलब एब्डोमेन पे, सेंट्रल एब्डोमेन में मीडियल पार्ट में आपको कोई भी दिख सकता है कि कोई हर्निया का कंटेंट है, कोई प्रोट्रूजन है कि नहीं है। इस तरीके से हम हर्निया देख सकते हैं। दूसरा हर्निया कहाँ सकते हैं, ये लंबर साइड में, ये साइड में हम लंबर रीजन में देख सकते हैं कि कोई लंबर हर्निया है नहीं। यहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ठीक है, जो जस्ट यहाँ पे मीडियल लेटरल आता है। और जो दूसरा बचा एक हर्निया, फीमोरल हर्निया, जो कि फीमोरल हर्निया में, क्योंकि फीमोरल हर्निया पेल्विक कैविटी रेयरली ही कॉज करता है कि जिसमें कि बावल जो फीमोरल हर्निया का कंटेंट हो, मोस्टली इंग्वाइनल हर्निया में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जो पेशेंट को ऑन एग्जामिनेशन पता चल जाएगा कि उसके हर्निएशन की वजह से बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं कि किसकी वजह से हो रहे हैं। मैलिग्नेंसी हम हिस्ट्री के बेसिस पे ले सकते हैं, वल्वुलस के लिए हम सिस्ट एक्सरे देख सकते हैं, एडिशंस के लिए हिस्ट्री ले सकते हैं। तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज हो गए। दूसरा सब पार्ट है बावल डायलेशन का, बावल डायलेट हो रही है, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स है वो फॉरवर्ड की ओर नहीं जा रहा है, पीछे कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ये नॉर्मल बावल है, मूवमेंट है, ऐसे फूड पार्टिकल्स आगे की ओर जा रहे हैं। अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, बावल ऐसे डायलेट होता जाएगा, बावल डायलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टेंशन दिखेंगे। तो बावल डायलेशन का पहला कॉज हमने एक कॉज देख लिया, जैसे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के सारे सब कॉजेज हैं। दूसरा पार्ट है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें एक्चुअल कोई मैकेनिकल कॉज नहीं होगा। इसके 3 पार्ट हैं, एक्यूट कॉलोनिक, पैरालिटिक एलियस, तीसरा है क्रॉनिक इंटेस्टाइनल। तो इसके हम एक्यूट कॉलोनिक में हम देखेंगे 2 पार्ट होते हैं, ओलिग्यू सिंड्रोम एंड टॉक्सिक मेगाकोलॉन। ओलिग्यू सिंड्रोम बेसिकली कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के बिना आए कॉज है, कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती इसमें। इसमें क्या होता है कि
जो कोलोन की जो मोबिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गया। पोस्ट ऑप स्टेट में क्या होता है कि जैसे कोई सर्जरी हुई होती है उसमें बावल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, कुछ टाइम बाद उस बावल की मूवमेंट आती है। इसीलिए जब आप देखते होंगे कि कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद हम ओरली कब अलाउड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि जब फैटस या फीसेस पास होने लग जाएँ, गैसेस पास होने लग जाएँ, या फिर बावल की मूवमेंट चलने लग जाए। इस स्टेथोस्कोप से जब हम अस्कल्टेट करके सुनते हैं कि हाँ बावल साउंड्स आ रहे हैं, तब हम ओरली सिप सिप में पहले लिक्विड देन सेमी सॉलिड देन सॉलिड में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो कैसे ओरल इंटेक ले सकता है। दूसरा मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल इलनेस हो गई, या फिर ड्रग्स में लाइक ओपियाइड हो गया, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, तो ये सारे ड्रग की कॉजेज हैं जो ओली सिंड्रोम करती है। रेट्रोपेट्रोलियन हेमोरेज या मैलिग्नेंसी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लाइक कैल्शियम में भी जो इंटेस्टाइनल मसल्स होती है वो वीकनेस हो जाती है, इसकी वजह से मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो में फूड पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते लग जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में, जिससे कि डिस्टेंशन कॉज करता है। दूसरा टॉक्सिक मेगाकोलॉन। टॉक्सिक मेगाकोलॉन में क्या इन्फ्लेमेशन वगैरह वही होता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें जो कोलॉन है वो डायलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से अब जाहिर सी बात ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बाउल एडिमा वगैरह हो जाता है, इसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं। तीसरा है दूसरा कॉज है पैरालिटिक इलियस, इसमें पेरिटोनाइटिस हो जाता है पोस्ट सर्जिकल या हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पेरिटोनाइटिस होगा तो टेंडर एब्डोमेन होगा, फीवर होगा, बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम विंस करेगा पेशेंट, एकदम बिल्कुल आराम नहीं हो पाएगा। पोस्ट सर्जरी की हिस्ट्री देगा, जैसे कि मैंने बोला कुछ टाइम तक बाउल रेस्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे बाउल अपना मूवमेंट शुरू करती है। जैसे तीसरा कॉज है आपका क्रॉनिक इंटेस्टाइनल। क्रॉनिक इंटेस्टाइनल में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, मायोपैथिक और न्यूरोपैथिक। मायोपैथिक में स्क्लेरोडर्मा हो जाता है, फैमिलियर मायोपैथी हो जाती है। स्क्लेरोडर्मा क्या होता है कि जो ये ल्यूमेन है, बेसिकली ये ल्यूमेन है, यहाँ से फूड पार्टिकल्स ऐसे नीचे जा रहे हैं। तो स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि जो ये ल्यूमेन की जो मसल्स है इसमें एक्सेसिव फाइब्रोसिस हो जाती है, ट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से उतनी मूवमेंट रहती नहीं है बावल में, जिसकी वजह से बैकवर्ड प्रेशर फ्लो होता है। फैमिलियर मायोपैथी में क्या होता है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी में। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल की जो मसल्स होती है वो अफेक्ट हो जाती है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, डिजनरेशंस होने लग जाता है उनमें, और इससे मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। कॉजेज वही है ऑलमोस्ट सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में कि मोबिलिटी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इसमें है। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में बेसिकली या तो जो मसल्स हैं जो लूमेन में दिक्कत नहीं है, मसल्स वॉल में, ये लूमेन है, लूमेन में दिक्कत नहीं है, इसके लूमेन की जो मसल्स वॉल है इसमें दिक्कत होगी, या इसमें जो नर्व प्लेक्सस दौड़ करती हैं उसमें दिक्कत होगी, या फिर हायर सेंट्रल लेवल पे दिक्कत होगी, ब्रेन लेवल पे दिक्कत होगी, यानी ये ल्यूमेन की दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कॉज होती है इसमें, ठीक है। क्रॉनिक इसमें न्यूरोपैथिक में क्या होता है कि एंट्री कॉज वही, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड या फिर एक्सटेंसिव स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर की दिक्कत। तो एंट्रिक में मतलब कि ल्यूमेन की दिक्कत, ल्यूमेन से दिक्कत क्या अमेलॉइड होता है, इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है उसमें अमेलॉइडोसिस डिपोजिशन हो जाए, जिसकी वजह से जो नर्व या मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाए। प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स बॉयल्स के आसपास आ जाती हैं, जिससे कि एडिमा हो जाता है। तीसरा कॉज है क्या है नारकोटिक, जैसे ओपियाइड होता है, ओपियाइड अल्टर जो गट का फंक्शन होता है उसको अल्टर कर देता है। नारकोटिक्स इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन भी देखने को पेशेंट को मिलता है। एक्सटेंसिव कॉजेज में क्या होता है कि हायर मतलब कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे दिक्कत होती है, जैसे कि मान लो जो ब्रेन गट मोटिलिटी को कंट्रोल कर रहा हो, वहाँ पे स्ट्रोक आ गया हो, तो ब्रेन एरिया में, उस ब्रेन एरिया में जो रेगुलेट कर रहा हो गट का वो दिक्कत आ गई। या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है डीमाइलिनेटिंग डिजीज होती है, जैसे कि ऑर्बैक या बिजनर प्लेक्सस होता है ल्यूमेन के सबम्यूकोजल मसल्स लेयर में, तो वो अफेक्ट हो जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जिससे कि मूवमेंट नहीं हो पाता, कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर नहीं बन पाता। तो ये सारे कॉजेज़ हैं बावल से रिलेटेड, यानी कि ये एब्डोमेन है आपका, ये एब्डोमेन है पेशेंट का, तो इसमें जो बावल है इस बावल की दिक्कत है, बावल की दिक्कत या फिर बावल के आसपास की दिक्कत हो गई। दूसरा कॉज है बावल के पार्ट, यहाँ पे दूसरा कॉज मैंने लिखा था असाइटिस, हो सकता है असाइटिस हो, बावल के आसपास जो सराउंडिंग में हो वहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा भरा हो, इसकी वजह से डिस्टेंशन हो, पेशेंट का पेट फुला हुआ हो। तो ये सारी केसेस जो आती है आपको ओपीडी में बैठते पे बेसिकली 1 से 2 मिनट आप या फिर 5 मिनट आपको एक पेशेंट देना होगा, तो इन सब 5 मिनट में अपने क्लिनिकल और हिस्ट्री के बेसिस पे आप चीज़ें रूल आउट करेंगे कि 10 कॉजेज़ हैं तो 10 में से क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री, निगेटिव हिस्ट्री ली जाती है, कुछ एग्जामिनेशन में रूल आउट किया जाता है, जिससे कि कम से कम डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई जाए और उसमें से अपनी डिफिनेटिव डायग्नोसिस तक पहुंचा जाए। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का दूसरा कॉज है
असाइटिस में हम देख सकते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन के असाइटिस लेंगे। असाइटिस मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड होगा एब्डोमिनल में उसको पेरिटोनियल कैविटी में उसको लेंगे। उसमें देखिए असाइटिक टाइप करने के साइड क्या हो सकते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इससे 5 सेंटीमीटर मीडियल की ओर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अम्लाइकस के 2 सेंटीमीटर नीचे तक आते हैं। तो ये सब पॉइंट है जहाँ पे टाइपिंग, जहाँ पे एक टाइपिंग के स्टेप्स से देख सकते हैं। ये पेरिटोनियम है, ये एपिडर्मिस है, ये मार्क द स्किन, यहाँ स्किन को मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे जिड टेक्निक्स करते हैं, जैसे कि नीडल डालते हैं या फिर आईएम इंजेक्शन देते हैं, तो जिड टेक्निक से हम आईएम इंजेक्शन या फिर किसी मसल्स वॉल के थ्रू जब जाना होता है तो जिड टेक्निक यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है जिड टेक्निक। दूसरा ये है कि इसमें देखिए नीडल डाल रहे हैं और यहाँ से फ्लूइड ले रहे हैं हम, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में जो भी फ्लूइड है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, सैग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सैग रेशियो क्या होता है कि जो सीरम एल्बुमिन है उसमें से साइटिक फ्लूइड एल्बुमिन को माइनस करते हैं तो सैग आ जाता है। लाइक मान लीजिए कि आप ब्लड एक सैंपल लिए, ठीक है, एक ब्लड सैंपल लिए, ब्लड में मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो 8 ग्राम आ रहा है एल्बुमिन, और जो सीरम है, जो एब्डोमेन में एल्बुमिन आ रहा है उसमें 5, तो 8 - 5 टोटल सैग आ गया 3। यानी ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया हाई सैग में आ गया। यानी कि इसका कॉज जो होगा वो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, लेकिन अगर वही कम होता तो नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज हो सकते थे। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के क्या कॉज हो सकते हैं, अब देखेंगे। जो असाइटिक फ्लूइड, जो हमने यहाँ असाइटिक टैप से जो हमने फ्लूइड लिया था, इस एब्डोमेन से जो हमने यहाँ से फ्लूइड निकाला था, इसमें देखेंगे कि कितना ग्राम एल्बुमिन है, कितना ग्राम एल्बुमिन है। तो ये देखेंगे अगर एल्बुमिन, असाइटिक एल्बुमिन 2.5 ग्राम पर डेसिमल से कम होगा तो इसके कॉजेज सिरोसिस हो सकते हैं। टर्न लिए कॉजेज पूछा जाता है सिरोसिस, लेट बर्ड सिंड्रोम हो सकता है, मैसिव लीवर मेट्स हो सकते हैं। अगर असाइटिक फ्लूइड में फ्लूइड कम है, मतलब प्रोटीन कम है, एल्बुमिन कम है, तो हार्ट फेलियर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, अर्ली बर्ड कैरी सिंड्रोम हो सकता है, आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर लो सैग हुआ तो लो सैग के केसेस में हम क्या देखेंगे, नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन कॉजेज हम देखेंगे, जिससे बिलियरी लीक हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, पेनकेटाइटिस होगा, पेरिटोनियल कार्सिनोमा होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगी। तो ये सारे कॉजेज होंगे जिसमें लो सैग। तो बेसिकली आप सीरम एल्बुमिन लेंगे और सीरम एल्बुमिन माइनस जो असाइटिक फ्लूइड जो होगा उसमें हम एल्बुमिन चेक करेंगे, जितना एल्बुमिन आएगा दोनों में से माइनस करेंगे तो देखेंगे कि कितना आएगा। 1.1 से ज़्यादा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉज है, बिलियरी एपेटस, लीवर के आसपास की कॉजेज है, ठीक है, हार्ट के आसपास की कॉजेज है। लेकिन अगर 1.1 से कम है, लो सैग आ रहा है, तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर, ये सारी चीज़ें रूल आउट कर देंगे। आप थोड़ा बाहर इससे बियॉन्ड सोचेंगे, जैसे बिलियरी लीक हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, पेनकेटाइटिस हो गया, पेरिटोनियल कार्सिनोमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये लो सैग के कॉजेज हैं। तो ये हो गया असाइटिक कॉजेज। दूसरे कॉजेज खत्म हुए। तीसरे कॉजेज में, अदर कॉजेज में मिसलेनियस होते हैं, बहुत सारे रेयर्स होते हैं, उतना तक जाता नहीं है। लाइक कोई पेल्विक मास हो गया, लाइक एक पेशेंट आ रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो प्रेगनेंसी है, हो सकता है प्रेगनेंसी हो, फीमेल हो सकता है प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पेट फूला हुआ होता है। फाइब्राइड हो सकता है, उसको फाइब्राइड हो, फाइब्राइड एक मसल्स की एक ट्यूमर होती है बच्चेदानी यूट्रस में, तो हो सकता है ओवेरियन मास हो, मैसिव ओवेरियन मास हो, ओवेरियन सिस्ट हो, मलिग्नेंसी हो, कोई ओबिसिटी, सेंट्रल ओबिसिटी हो, बहुत सारी औरतें एकदम ओबिसिटी होती हैं, तो इस केसेस में उनका एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। तो ये सारे केसेस आप देखेंगे, रूल आउट करेंगे कि एक्चुअल में कॉज है या फिर कोई कॉज ही नहीं है। फ्लैटस या पीसस उसके पास ना हो रहा हो, जिससे कि उसका गैस ना निकल रहा हो, लेटरिन नहीं निकल रहा हो, जिसकी वजह से कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, इलेक्ट्रोल इंटॉलरेंस, कोरोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। गैस वगैरह नहीं पास होगा तो क्या होगा, सेम मैकेनिज्म है कि ये बावेल है आपकी, अगर यहाँ से गैस पास नहीं हो रही है आगे तो बैकवर्ड फ्लो जाएगा, ल्यूमेन जहाँ इतना था, ल्यूमेन बाद में इतना हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशंस दिखेगा। ऑर्गेनोमिगैली हो, हिपेटोमिगैली हो, स्प्लीनोमिगैली हो, कोई ऑर्गन की वजह से अगर ये सब एब्डोमेन के अंदर होते हैं, जिससे कि अगर ये कुछ बढ़ा हुआ दिखेगा, कोई ऑर्गन बढ़ा हुआ दिखेगा तो भी तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा। तो हम सही चेक कर लेंगे कि हिपेटोमिगैली है, राइट अपर क्वाड्रेंट में है तो हिपेटोमिगैली है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है तो स्प्लीनोमिगैली है। हिपेटोमिगैली सब ये एपिगैस्ट्रियम भी कवर करता है। दूसरी बात है हाइड्रोनेफ्रोसिस है, फ्लैंक साइड में देख लेंगे, रीनल सिस्ट है कि नहीं है, बलोटिबिलिटी चेक कर लेंगे। ऑर्टिक एन्यूरिज्म जो है इमरजेंसी कंडीशन होती है, पल्सेटाइल हेमेटोमा, बैक पेन आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा है एक निमोनिस होता है 6F ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सबसे पहले पेशेंट आ रहा है तो चेक कर लेंगे, हो सकता है फ्लूइड हो ज़्यादा, फीसेस न निकला हो,
गैसेस ना पास हुई हो, पेट में बच्चा हो तो भी डिस्टेंशन होगा, कोई फाइब्राइड है या कोई बिनाइन मासेस है, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कोई ऐसे ट्यूमर वगैरह हो, या फिर ये मेजेंट्रिक सिस्ट वगैरह हो, लेकिन मेजेंट्रिक सिस्ट यूजली छोटा होता है, कोई ट्यूमर हो, तो ये सारे कॉजेज़ हम रूल आउट कर लेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन के। तो ये सारे बेसिकली कॉजेज़ हैं कि अगर एक पेशेंट आ रहा है ओपीडी सेटअप में जिसका वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट काफ़ी भरा भरा सा लग रहा है, मेरा पेट काफ़ी फुला हुआ लग रहा है, काफ़ी बहुत तन गया, बहुत तेज़ दर्द हो रही है पेट में, एकदम टाइट है एकदम। तो ये सारे कॉजेज़ हम रूल आउट करेंगे, ये सारे चीज़ें हम सोचेंगे कि ये कॉजेज़ हो सकता है। हम अपने प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के बेसिस पे चीज़ें रूल आउट करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करते हैं। एक अच्छा क्लिनिशियन वही होता है जो अगर उसके दिमाग में 10 चीज़ें आ रही हैं तो 10 में से वो कोशिश करेगा कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन करानी पड़े, कम से कम खर्चे में हम मरीज़ का इलाज कर सकें। तो हम अपने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के बेसिस पे सारी चीज़ें रूल आउट कर लेंगे। जो एक दो बचेंगे प्रोविजनल डायग्नोसिस जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।